नमस्कार, गुड इवनिंग। आशा है, विश्वास है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। कल आपको आपकी 4th यूनिट का एक टॉपिक मैंने कंप्लीट करवाया था, शक्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। आज उसी क्रम में आगे चलते हुए अपन शक्ति से रिलेटेड ही अवधारणा है उसको पढ़ेंगे। सत्ता की अवधारणा, सत्ता की अवधारणा। दोनों ही शब्द एक दूसरे से मिलते हैं। कल अपन ने क्या पढ़ा था? शक्ति। आज अपन क्या पढ़ेंगे? सत्ता। सामान्य बोलचाल की भाषा में आप देखोगे कि शक्ति और सत्ता हम यही मानेंगे कि दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, इनमें कोई दोनों में अंतर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। शक्ति अलग है, सत्ता अलग है। वायर स्टेट, जब शक्ति, सत्ता, वैधता की बात करूंगी मैं, तो आपको वायर स्टेट की परिभाषाएं बहुत आएंगी। वायर स्टेट की परिभाषाएं इसमें बहुत आएंगी। और हमने पढ़ा था, वायर स्टेट ने बताया था शक्ति के प्रकार, काइंड्स ऑफ पावर, बल, दमन, प्रभुत्व। तो इसी तरीके से सत्ता और शक्ति का जब हम जिक्र करेंगे तो वायर स्टेट का नाम अवश्य आएगा। तो सत्ता के बारे में वायर स्टेट ने कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं में शक्ति नहीं है। जब शक्ति को किसी संस्था में निहित कर दिया जावे। ध्यान से समझना आप इस बात को कि वायर स्टेट ने क्या कहा कि जब शक्ति है, लेकिन जब शक्ति को वैध रूप से किसी संस्था में निहित कर दिया जाए तो वो क्या बन जाती है? सत्ता। अब अपन देखते हैं, मैं आपको बहुत सटीक सा उदाहरण देती हूं कि अभी चुनावों से पहले सब लोग प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनाव प्रचार कर रहा था। सबके पास शक्ति थी। उस टाइम सब यही थे कि सबके पास पॉलिटिकल पावर थी, लेकिन वो केवल क्या थी? पावर। वो क्या थी? केवल पावर। क्योंकि जब जो भी व्यक्ति चुनाव जीता और उसने एमएलए का पद धारण किया, तो उसकी शक्ति क्या बन गई? सत्ता। चुनाव पूर्व उसके पास केवल क्या थी? शक्ति। तो मैं सोचती हूँ शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि शक्ति जब किसी संस्था में निहित कर दी जाती है तो वो क्या बन जाती है? सत्ता। मानवीय व्यवहार से संबंधित कोई भी संगठन हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीतिक संस्थाएं हो, सब संरचनाओं का निर्माण मनुष्य करता है और सभी में बल, दमन,
प्रभुत्व इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो ये कहा जाता है कि सत्ता का विशिष्ट स्थान होता है, चाहे परिवार हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे आपका प्रांत हो और चाहे राष्ट्र हो। सत्ता का अपना विशिष्ट स्थान है। जब तक शक्ति को किसी संस्था में निहित नहीं कर दिया जाता, अब संस्था से मतलब ये नहीं है कि कोई 5-7 लोगों की संस्था हो। संस्था से हमारा मतलब है किसी पद में निहित कर दिया जाए। वो पद घर के मुखिया का भी हो सकता है, वो पद घर के मुखिया का भी हो सकता है। तो जब शक्ति को किसी पद में निहित कर दिया जाता है, किसी संस्था में निहित कर दिया जाता है, तो वो शक्ति क्या बन जाती है? सत्ता। इसलिए शक्ति जब संस्थागत हो जाती है तो वो सत्ता का रूप धारण कर लेती है। हमने अभी जो उदाहरण आपको दिया तो वो है चुनाव पूर्व। चुनाव पूर्व सभी लोगों के पास जो शक्ति थी, राजनीतिक शक्ति, वो मात्र क्या थी? शक्ति। उसका प्रयोग तो केवल बल के आधार पे ही किया जा सकता था। लेकिन जो चुनाव में विजयी हुए तो अब वो क्या बन गए? एमएलए। तो अब उनकी शक्ति इस पद में निहित हो गई, इस पद में निहित हो गई। तो इसलिए कहा जाता है कि जब शक्ति संस्थागत हो जाती है और इसमें सहमति का तत्व समाविष्ट हो जाता है। भाई हमने जिनको एमएलए बनाया है तो उनको जनता ने अपनी सहमति तो दी है ना। हमने जो अपना मत का प्रयोग किया है, हमने जो मताधिकार अपना प्रयोग किया है और हमने हमने अपना वोट दिया, तो वोट से मतलब हमारा क्या है? हमारी सहमति। और इसी वजह से एक क्या बना? एमएलए। और उसके बाद एक क्या बना? मंत्री। तो इसलिए कहा जाता है कि सत्ता में सहमति का तत्व होता है। शक्ति में जब सहमति आ जाए जनता की, शक्ति के साथ जब जनता की सहमति आ जाए तो वो सत्ता का रूप ग्रहण कर लेती है। सत्ता निश्चित होती है। सत्ता क्या होती है? निश्चित होती है, स्पष्ट होती है, प्रकट होती है। शक्ति, जैसे कि आप जानते हो, शक्ति जब तक सत्ता नहीं बन जाती, जब तक उसके साथ वो संस्थागत नहीं हो रही है, जब तक उसके साथ जन सहमति नहीं है, तो वो किसी भी प्रकार से स्थायी नहीं होती। आपने देखा है ये इतने पॉलिटिशियंस आते हैं, है ना, कोई सरवाइव करता है, कोई 5 साल बाद ही उसका प्रभाव, उसकी स्वीकार्यता जो जनता करती है, उसकी स्वीकार्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसलिए सत्ता के लिए क्या आवश्यक है? पहली बात ये कि सत्ता निश्चित होती है। किसी भी पद में, चाहे वो पद शिक्षक का भी क्यों नहीं हो, चाहे वो पद किसी एमएलए का हो, एसडीएम का हो, कलेक्टर का हो, चीफ मिनिस्टर का हो, मंत्री का हो, प्रधानमंत्री का हो, उसकी शक्तियां निश्चित होती हैं। उन शक्तियों का उल्लेख
संविधान में किया गया है। इसलिए कहा जाता है कि सत्ता निश्चित होती है, स्पष्ट होती है और प्रकट होती है। सत्ता सब स्थायीकृत एवं जन स्वीकृति और सहमति का मौलिक आधार रखती है। सत्ता के साथ जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है? जन सहमति। शक्ति के साथ जन सहमति हो ये आवश्यक नहीं है। चुनाव पूर्व जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो चुनाव से पहले वो जिस शक्ति का प्रयोग कर रहे थे उसके साथ जन सहमति नहीं थी। हर व्यक्ति कोशिश कर रहा था कि वो चुनाव जीत जाए, लेकिन जब उनको वोट मिल गया तो वोट से हमारा क्या मतलब है? जनता ने अपनी सहमति प्रदान कर दी। तो अब उस शक्ति ने किसका रूप धारण कर लिया? सत्ता का रूप धारण कर लिया। इसलिए किसी भी व्यवस्था या संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रत्यायोजन किया जाता है, क्योंकि सत्ता अपने आप में कार्य करने का निर्देश देने की शक्ति है। क्योंकि सत्ता किसमें निहित है? जब शक्ति संस्था में निहित हो जाती है, जब शक्ति संस्था में निहित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है? सत्ता। और निश्चित रूप से चाहे वो आपका, हम नीचे से देखते हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगर पालिका हो, चाहे जिला स्तर पे सरकारें हो, चाहे प्रांत स्तर पर सरकार हो, और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर सरकार हो, सभी के साथ क्या है? निश्चित शक्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनको संविधान के द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो उनका उल्लेख किसमें है? संविधान में। और जिनकी शक्तियों का उल्लेख संविधान में नहीं है तो उनको कानून के द्वारा शक्ति प्रदान की गई है। तो हम ये देखते हैं, और सत्ता, अब चूंकि ये पूरा एक क्रम है, हम यहां से देखते हैं, यहां से सत्ता चलती है। सबसे निम्न स्तर पे क्या आती हैं? आपकी पंचायतें, ग्राम पंचायतें। फिर आपकी ग्राम पंचायतों के पश्चात क्या आता है? तहसील, नगर पालिका, तहसील के बाद जिला आ जाते हैं, जिले के बाद प्रांत आ जाते हैं, और सब प्रांतों से मिलकर राष्ट्रीय। कोई भी योजना हो, जैसे अब हम देखते हैं कि राजस्थान में सरकार बदली है, तो अभी तक तो हमारी जो नीतियां थी वो किसके द्वारा लागू की गई थी? कांग्रेस सरकार के द्वारा लागू की गई थी। जैसे एक योजना थी नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए, और उसको क्या कहा जाता था? चिरंजीवी योजना। चिरंजीवी योजना कि हर नागरिक को 10 लाख के आसपास बीमा उसका होता था। अब सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आ गई, तो उन्होंने अब आयुष्मान योजना का प्रारंभ कर दिया। तो आदेश का प्रवाह कहां से होता है? आदेश का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ होता है।
राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है वो प्रांतों को आदेश देती है, प्रांत जिलों को आदेश देते हैं, जिले तहसील को आदेश देते हैं, नगर पालिका और उसके बाद ग्राम पंचायत। आदेश हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है और यही सत्ता का वास्तविक रूप है कि सत्ता में जो उच्च पदाधिकारी है वो अपने से निम्न अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दे सकता है। ये सत्ता की विशेषता है। निम्न अधिकारी अपने से उच्च अधिकारी को आदेश नहीं दे सकता। तो इसलिए जब शक्ति किसी संस्था में निहित हो जाए, निश्चित हो जाए, जन सहमति प्राप्त हो जाए, समस्थायीकृत हो जाए, तो उसे सत्ता कहते हैं। और सत्ता का प्रयोग सदैव उच्च अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। सत्ता को यह कहा जाता है कि राज्य व्यवस्था रूपी शरीर की आत्मा का मूल उपकरण है। यदि जो राजनीतिक व्यवस्था है उनका मूल उपकरण है क्या, किसके द्वारा काम करते हैं? सत्ता के द्वारा। आपको मैं ये थोड़ा समझाती हूं। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि जो भी लेक्चर मैं अपलोड करती हूं तो वो आप तभी देख पाओगे। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई आप लोग शेयर नहीं करते हो, शेयर करो, पसंद आता है तो लाइक करो। अनुसुईया है क्या? अनुसुईया प्रेजेंट है क्या क्लास में? एनीवे, बाद में बात करूंगी। हाँ, तो सत्ता राजनीतिक व्यवस्था रूपी शरीर की सत्ता को क्या कहा जाता है? आत्मा। हमारी जो सत्ता है वो कहां से प्रारंभ होती है? केंद्र से। केंद्र में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। क्योंकि भारत अंग्रेजों के अधीन बहुत लंबे समय तक रहा। भारत अंग्रेजों के अधीन बहुत लंबे समय तक रहा, तो इसलिए भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो इसलिए हमने भी किसको अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली। तो केंद्र में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा। फिर प्रांतों में क्या है? विधानसभाएं। जिला स्तर पर सरकारी अधिकारी, जिला प्रमुख। ये फिर हम देखते हैं तहसील स्तर पे, नगर पालिका के स्तर पे, फिर ग्राम पंचायतों के स्तर पे। तो हमेशा अब माना कि लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों को मिलाकर
क्या कहा जाता है? संसद। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? संसद। क्योंकि संसद को कोई अपना काम करवाना है, संसद कोई बिल पारित करती है, संसद कोई बिल पारित करती है तो वो तो समूचे देश के लिए होगा, कोई ऐसा बिल जो सभी नागरिकों पर लागू होता हो। तो संसद उस बिल को किसको आदेश देगी? प्रांतों की विधानसभा को। तो प्रांतों के द्वारा जो भी जिला सरकार है, कलेक्टर है इत्यादि, उनको आदेश भेजा जाएगा। सब डिवीजन है, वहां एसडीएम को आदेश भेजा जाएगा। फिर आपकी नगर पालिका आ जाती है और उसके बाद कौन आता है लास्ट में? ग्राम पंचायत। सत्ता ऊपर से नीचे चलती है। अब यदि आप देखो कि यदि लोकसभा के पास जनसहमति ना हो तो क्या लोकसभा के आदेश को कोई मानेगा क्या? नहीं। लोकसभा में जो भी लोग हैं, जो एमपी हैं, वो भी चुनकर आए हैं, उनको जनता ने अपना वोट दिया है और इसलिए वो क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो शक्ति किसमें आ गई? लोकसभा में। तो जब शक्ति संस्था में निहित हो जाए और उसे जनता की सहमति प्राप्त हो जाए, उसे क्या प्राप्त हो जाए? जनता की सहमति प्राप्त हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सत्ता। यह शक्ति, प्रभाव और नेतृत्व का मूल उपकरण है। हम प्रभाव का प्रयोग करना चाहते हैं, नेतृत्व का प्रयोग करना चाहते हैं, तो सत्ता उसका मूल उपकरण है। आपके पास शक्ति है, लेकिन आपकी शक्ति किसी संस्था में निहित नहीं है, तो आप उस शक्ति को मनवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। आप अपनी बात को मनवाने के लिए, आप अपने आदेश को मनवाने के लिए किसी को बाध्य नहीं कर सकते। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही प्रकार के संगठनों में सत्ता की स्थिति महत्वपूर्ण होती है और राजनीतिक जीवन में तो सत्ता की अवहेलना नहीं की जा सकती। भाई, राजनीतिक जीवन में केवल शक्ति है तो उसका क्या करेंगे? केवल शक्ति है तो खाली हम धरना ही दे सकते हैं, धरना दे सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन हमारी बात को कोई माने, बाध्य नहीं कर सकते जब तक हमारी शक्ति किसी सत्ता में निहित नहीं होती। अब हम देखते हैं कि सत्ता शब्द का उद्भव कैसे हुआ। सत्ता शब्द का उद्भव कैसे हुआ? अंग्रेजी भाषा का शब्द है अथॉरिटी। अंग्रेजी भाषा का शब्द है क्या? अथॉरिटी। इसका जन्म अथॉरिटी, इसका जन्म लैटिन भाषा का एक शब्द है ऑक्टोरिटास। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ऑथोरिटी का जन्म लैटिन भाषा के शब्द किससे हुआ? ऑक्टोरिटास। सत्ता को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? ऑक्टोरिटास। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अथॉरिटी।
और हिंदी में क्या कहते हैं, सत्ता। तो ऑक्टोरिटास शब्द से सत्ता का जन्म हुआ। इसका अर्थ है बढ़ाना। ऑक्टोरिटास शब्द का अर्थ क्या है, बढ़ाना। तो इस रूप में सत्ता वो गुण है जो इच्छा, संकल्प या पसंद को विवेक के साथ जोड़कर उसका विस्तार करती है। ऑक्टोरिटास का अर्थ क्या होता है, बढ़ाना। तो इसलिए सत्ता वो गुण है जो शक्ति के साथ जन सहमति को जोड़कर अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाती है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे। वायर स्टेट, अभी पहली परिभाषा मैंने आपको बताई थी कि सत्ता में जब शक्ति संस्थागत हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, सत्ता। तो वायर स्टेट ने कहा कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं में शक्ति नहीं है। वो क्या कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का क्या है, संस्थात्मक अधिकार। इसको याद रखना, अभी आपके जरूर छोटे प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि सत्ता का जन्म किस शब्द से हुआ। तो सत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अथॉरिटी, जिसका लैटिन भाषा के शब्द ऑक्टोरिटास से जन्म हुआ है। और ऑक्टोरिटास का मतलब क्या होता है, बढ़ाना। तो वायर स्टेट ने सत्ता की परिभाषा किस प्रकार से दी। वायर स्टेट कहते हैं कि सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। तो जब शक्ति संस्था में निहित हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सत्ता। और वायर स्टेट ने यही कहा कि सत्ता शक्ति नहीं है या शक्ति सत्ता नहीं है। शक्ति जब किसी संस्था में निहित हो जाती है तो वो क्या बनती है, सत्ता। प्रोफेसर बीच ने कहा कि दूसरों के कार्यों को निष्पादन को प्रभावित या निर्देशित करने का औचित्यपूर्ण अधिकार यदि है तो उसे सत्ता कहते हैं। दूसरों के कार्य का, यदि हम दूसरों के कार्यों को प्रभावित कर सकें, निर्देशित कर सकें, उसका जो औचित्यपूर्ण अधिकार है उसे हम क्या कहते हैं, सत्ता। चुनाव पूर्व जो शक्ति है लोगों के पास, तो वहां औचित्यपूर्णता का होना आवश्यक नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद जो विजयी हुए, एमएलए बने, तो उनके पास क्या आ जाता है, औचित्यपूर्णता आ जाती है, क्योंकि उनकी शक्ति फिर संस्थागत है। और जो शक्ति संस्थागत होती है तो उसमें हम ये नहीं मान सकते कि उसमें अनुचित कार्यों का उल्लेख किया जाएगा। जो शक्ति वैध है, जिस शक्ति से देश संचालित होता है, तो वो अनुचित नहीं हो सकती। तो जब शक्ति के साथ औचित्यपूर्णता का गुण सम्मिलित हो जाता है तो वो प्रोफेसर बीच कहते हैं कि वो क्या बन जाती है, सत्ता। प्रोफेसर रॉय ने इस संबंध में यह स्वीकार किया कि सत्ता सामान्य स्वीकृति के साथ शक्ति के प्रयोग को
कहा जाता है। सत्ता सामान्य स्वीकृति, जनता की स्वीकृति हो और फिर शक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? सत्ता। शक्ति के समान शक्तियों के आधार पर नहीं, अपितु उचित होने के कारण दूसरों के व्यवहार को अपने अनुकूल बनाकर प्रभावित करने का साधन है। उचित होने के कारण, उचित होने के कारण सत्ता को अन्य लोगों के व्यवहार को हम प्रभावित, निर्देशित और संचालित कर सकते हैं। हर्बर्ट ए साइमन के विचारों में सत्ता निर्णय लेने की शक्ति है जो दूसरों के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। भाई माना can I take any decision? No, because I don't have any authority. I don't have any authority. But मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी, वो कोई भी निर्देश आपको दे सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन आएगा या परीक्षा ऐसी होनी चाहिए। आप उस निर्देश को मानने के लिए क्या हो? बाध्य है। क्यों? क्योंकि इनकी जो शक्ति है वो किसमें निहित है? मुख्यमंत्री पद में निहित है। मुख्यमंत्री पद में निहित है। मुख्यमंत्री पद अपने आप में, इसको क्या कहा जाएगा? एक संस्था है। संस्था का मतलब ये नहीं होता कि 150 लोगों ने मिलकर कुछ बना लिया, नहीं। जो भी जहां जन सहमति है, तो इसलिए जब शक्ति का प्रयोग जन सहमति के साथ किया जाए तो हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने की शक्ति है। सत्ता निर्णय लेने की शक्ति है जो दूसरों के कार्यों का पथ प्रदर्शन करती है। और ये दो लोगों के बीच में संबंध है, उच्च अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी। उच्च अधिकारी इस आशय से निर्णय लेता है कि अधीनस्थ अधिकारी उसकी आज्ञा का पालन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हम ये कहें कि हमारे देश की संसद कोई भी निर्णय लेती है, कोई भी बिल पारित होता है, तो हमें मानकर चलते हैं कि जो अधीनस्थ अधिकारी हैं वो हमारी आज्ञा का पालन करेंगे, क्योंकि हम बल वाली शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे। हम उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं जो हमारी संस्था में निहित है, जो हमें संस्था द्वारा प्रदत्त है। हम उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसलिए हर्बर्ट ए साइमन ने कहा कि उच्च अधिकारी यह मानकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को आदेश, निर्देश देता है कि वो उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। करना पड़ता है, क्योंकि वो शक्ति नहीं है, केवल वो सत्ता है। तो 1955 में यूनेस्को के प्रतिवेदन में सत्ता को वो शक्ति माना जो स्वीकृत, सम्मानित और औचित्यपूर्ण है। कौन सी शक्ति माना? कि जो निश्चित है, औचित्यपूर्ण है और मान्य है। अब हम ये देखते हैं कि
जो परिभाषाएं हमने सत्ता की देखी, तो उनके आधार पर कौन कौन से तत्व हैं जो सत्ता की विशेषता बनते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सत्ता एक आदेशात्मक स्थिति है। शक्ति आदेशात्मक हो ये आवश्यक नहीं है। शक्ति आदेशात्मक हो ये आवश्यक नहीं है, लेकिन सत्ता आदेशात्मक होगी और अधीनस्थ अधिकारियों को, अधीनस्थ व्यक्तियों को उसका पालन करना पड़ेगा। सत्ता शक्ति और प्रभाव से भिन्न नहीं हो सकती। सत्ता के साथ शक्ति का होना आवश्यक है। शक्ति कैसी होनी चाहिए? जो किसी संस्था में निहित हो। शक्ति कैसी होनी चाहिए? जो किसी संस्था में निहित हो। तो सत्ता के साथ शक्ति का और प्रभाव का होना आवश्यक है। सत्ता स्वीकृति और सहमति भी है। भाई, सत्ता को हम तभी स्वीकार करेंगे जब हमारी उसके साथ जन सहमति है, और सत्ता उसी के पास होगी जिसके पास, जो किसी संस्था में है या जो किसी संस्था से शक्ति प्राप्त करता है। तो इसलिए सत्ता स्वीकृति है और सहमति भी है। सत्ता वरिष्ठ अधिकारियों और अधीनस्थ अधिकारियों के बीच का एक संबंध है। तो हम ये देखते हैं कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि माना भारत की संसद कोई नियम का निर्माण करती है, कोई कानून पारित करती है, तो वो कानून समूचे राष्ट्र को मानना होगा। उस कानून का पालन समूचे राष्ट्र को करना होगा और वो उच्च स्तर से अधीनस्थ स्तर पे उसको निर्देशित, आदेशित किया जाता है। सत्ता संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता क्या है? संस्थात्मक, किसी न किसी संस्था में निहित है। सत्ता कार्य निष्पादन को प्रभावित और निर्देशित करने का साधन है। दूसरों के कार्य को निर्देशित करना और आदेशित करना सत्ता उसका अधिकार है। हम सत्ता के द्वारा ही दूसरों के कार्यों को निर्देशित कर सकते हैं। आज हम, यदि हमको कोई ये कहता है कि भाई आप गैर कानूनी काम मत करो, आप गैर कानूनी काम मत करो। बहुत से काम ऐसे हैं जीवन में छोटे छोटे जो हम गैर कानूनी करते हैं। तो क्या मैं ये कहती हूँ भी ऐसा काम मत करो, तो लोग मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन कलेक्टर ने ये आदेश निकाल दिया कि कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम नहीं करेगा। वैसे तो हम कलेक्टर के आदेशों की भी अवहेलना करते हैं, लेकिन जहां कानून है, जहां सत्ता है, तो वहां हम आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि तब हम यदि आदेश को नहीं मानते हैं तो हमें दंड मिल सकता है। मेरे आदेश को आप ना मानो, मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ नहीं। लेकिन आप अपने महाविद्यालय के प्रिंसिपल के आदेश की अवहेलना करो तो वो कार्यवाही कर सकते हैं। जैसे अब आपका, मैंने एक नोटिफिकेशन पढ़ा था कि सेमेस्टर सिस्टम में विद्यार्थियों की, उन्हीं बच्चों को परीक्षा में अपीयर होने दिया जाएगा जिनकी अटेंडेंस 75% हो। अब ये नियम तो है। अब प्रिंसिपल चाहे तो ये निर्णय ले सकता है कि जिन बच्चों की 75% अटेंडेंस नहीं है उनको परीक्षा में नहीं बैठने दे।
और आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उनका जो आदेश है वो एक संस्था का आदेश है। उनकी जो शक्ति है वो प्रिंसिपल पद में निहित है। वो किसमें निहित है? प्राचार्य के पद में निहित है। अब हम देखते हैं, आप मुझे इतना ही बता दो, समझ आ रहा है या नहीं। सत्ता की प्रकृति, जैसे हमने शक्ति की प्रकृति पढ़ी थी, तो उसी प्रकार से सत्ता की क्या प्रकृति होती है? सत्ता क्या है, सत्ता की प्रकृति किस प्रकार की है? तो इसके संबंध में प्रोफेसर बीच उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया। वो कहते हैं औपचारिक सत्ता सिद्धांत। तो औपचारिक सत्ता सिद्धांत के अनुसार सत्ता को आदेश देने का अधिकार माना जाता है, और इसमें आदेश तथा सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है। औपचारिक सत्ता सिद्धांत, भाई जिले का मालिक कौन होता है? कलेक्टर। कानूनी रूप से कौन है? कलेक्टर। उसके आदेश की पालना नागरिकों को करनी होगी। उसके आदेश कैसे हैं? औपचारिक, आपको मानना होगा। इसमें आदेश और सत्ता का एक पदक्रम बन जाता है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं, जो आदेश जो केंद्र के द्वारा पारित किए जाते हैं वो प्रांतों को भेजे जाते हैं, प्रांत जिलों को भेजते हैं, जिले अपने अधीनस्थ इकाइयों को भेजते हैं, और लास्ट में वो हमारी ग्राम पंचायत तक पहुंचते हैं, और उनको उन आदेशों का पालन करना होता है। सत्ता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। यह आदेश का अधिकार व्यवस्थाओं और संगठनों, विशिष्ट एवं उच्च अधिकारियों को दिया जाता है। ये किसके पास होता है? जो उच्च अधिकारी हैं उनके पास होता है। किसी धारक या व्यक्ति में नहीं होती सत्ता। हम ये कहें कि सत्ता जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी में निहित है, नहीं। भजनलाल जी तो व्यक्ति है, भजनलाल जी तो व्यक्ति है, सत्ता इनमें निहित नहीं है। ये चूंकि मुख्यमंत्री के पद पर क्या है? आसीन। और सत्ता किसमें निहित है? मुख्यमंत्री के पद में निहित है। जो भी शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? मुख्यमंत्री के पद में। तो इसलिए ये कहा जाता है कि सत्ता वैधता है। सत्ता का आदेश की पालना, सत्ता किसी व्यक्ति में निहित नहीं होती, सत्ता संस्था में निहित होती है, सत्ता पद में निहित होती है। और इसीलिए जब वो पद में निहित है तो आपको उसका, सत्ता के निर्देशों का पालन करना होगा। फिर हम देखते हैं कि अब ऐसा भी हो सकता है कि सत्ताधारक की बुद्धि, योग्यता, श्रेष्ठता अधीनस्थ से न्यून ही क्यों ना हो, फिर भी उसके आदेश की क्षमता का पालन होगा। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना तो पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि उच्च अधिकारी जो भी है, पॉलिटिशियंस है, जितने भी पॉलिटिशियंस है, क्या आप मानते हो वर्तमान की बात कर रही हूं मैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, मेरे हिसाब से शायद 99% पॉलिटिशियंस
जनहित के लिए नहीं विचार करते। 99%। किसके लिए करते हैं? स्वहित। उतावले रहते हैं लोग। अब विधानसभा का चुनाव हो गया, तो अब लोकसभा का चुनाव होना है, तो लोगों ने अभी से शुरू कर दिया कि टिकट मिल जाए। क्या हो जाए? टिकट मिल जाए। तो कभी कभी मुझे लगता है कि देखो कितने उतावले हैं। क्या ये जनता की, और जब जनता के सामने जाते हैं तो यही यही कहते हैं कि एक बार अवसर दो सेवा करने का, एक बार अवसर दो सेवा करने का। क्या ऐसा ये सच है? नहीं। They want to earn money, nothing else. तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अभी जो हमारी पिछली सरकार थी, कितनी बार मतलब शायद 19-20 बार जो बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, आपकी जो परीक्षा होती है रीट की होती है, और 10 तरह की परीक्षा थी जिसमें पेपर आउट हुए। क्या हुए? पेपर आउट हुए। जहां 5 लाख बच्चा सर्दी में इधर से उधर भाग रहा है परीक्षा देने के लिए, और तीसरे दिन ये पता पड़ता है कि परीक्षा कैंसिल हो गई क्योंकि पेपर आउट हो गया था। इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी किसी सरकार की? कौन करता है? सरकार में जो लोग हैं वही तो करेंगे। मैं तो नहीं करूंगी आउट। जिनके पास चाबी है, पेपर जहां रखा हुआ है, और जिनके पास चाबी है वो पैसे के लालच में पेपर बेचते हैं, करोड़ों में बेचते हैं। एक पेपर तो आपका ऐसा था जो हमारी चयन बोर्ड है, उन्हीं के द्वारा वहीं से वो पेपर आउट हुआ। तो मैं ये मानती हूं कि शायद आज के 10 साल पहले भी हमने अपने जीवन में पेपर आउट होना कभी सुना भी नहीं था। मतलब मैं आज के 10 साल भी क्यों कहूं, आज के 5-7 साल पहले तक हमने कभी नहीं सुना कि पेपर आउट हो गया। मतलब परीक्षा से पहले पेपर मार्केट में आ गया और पेपर बेच दिया करोड़ों में। जहां पेपर रखा जाता है, माना आपका कॉलेज सेंटर है, और वहीं से रात को, क्योंकि अब जब सेंटर है तो सेंटर का जो मालिक है उसके पास चाबी तो होगी, तो वही पेपर को बेच देता है। तो इससे ज्यादा मैं ये कहती हूँ कि इससे ज्यादा जघन्य अपराध नहीं होता कोई, क्योंकि ये तो बच्चों के भविष्य के साथ क्या था? खिलवाड़। अरे मुझे कहते हुए संकोच भी नहीं होता, क्योंकि मैं जानती हूँ स्टूडेंट्स कितनी तैयारी करते हैं और सबको लगता है कि भाई इस बार तो हो ही जाएगा, चाहे तृतीय श्रेणी का शिक्षक हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे कॉलेज लेक्चरर हो, चाहे आरएएस हो। कौन सा ऐसा एग्जाम था जिसमें कोई घपला नहीं हुआ? तो इसलिए अब हम ये कहते हैं कि हमारे से जो उच्च अधिकारी हमें आदेश देगा, हमें तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। मैं ये कहती हूँ कि जो उच्च अधिकारी बेवकूफ है, बेईमान है, तो भी क्या हम ये कह सकते हैं कि ये तो बेईमान है, हम इसके आदेशों की पालना नहीं करेंगे? करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैकाइवर ने एक बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया। वो ये कहते हैं कि ये शासन का जादू है। क्या है? ये शासन का जादू है कि चाहे आपका उच्च अधिकारी, उसकी योग्यता आपसे कम हो, लेकिन तो भी क्योंकि वो आपका उच्च अधिकारी है सत्ता में,
तो आपको उसके आदेशों की पालना करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैकाइवर उसको क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये सत्ता का जादू। आप मेरी बात तो नहीं मानते। मैं आपसे हमेशा कहती हूं कि भाई पढ़ो, क्लास अटेंड करो, तो मेरी बात तो नहीं मानते। लेकिन यदि यही बात यूनिवर्सिटी ये आवश्यक कर दे कि 75% से कम वाले को बैठने ही नहीं देंगे परीक्षा में, तो मानोगे कि नहीं मानोगे? क्लास में जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे। तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो इसलिए मैकाइवर क्या कहते हैं कि ये क्या है, सत्ता का जादू। चाहे उच्च अधिकारी योग्य हो, चाहे उच्च अधिकारी योग्य ना हो, हमें उसके आदर्शों का, उसके आदेशों का पालन करना होगा। यथार्थवादी अध्ययनकर्ताओं ने सत्ता कानूनी रूप से तो केवल औपचारिक होती है कि, लेकिन वो कहते हैं कि वास्तव में सत्ता या आदेश के अधिकार की सफलता अधीनस्थों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। हमारे अधीन जो लोग हैं, सत्ता उसी पर निर्भर करती है कि उनकी कितनी स्वीकृति हमारे साथ है। क्योंकि यदि अधीनस्थ उनकी स्वीकृति यदि हमारे साथ नहीं है, तो सत्ता, ये किसने कहा, यथार्थवादी। ये किसने कहा, जो यथार्थवादी दृष्टिकोण जिनका है, वो ये कहते हैं कि ठीक है, सत्ता पद में निहित है, लेकिन फिर भी ये किस पे निर्भर करती है कि जब सत्ता के साथ अधीनस्थों की स्वीकृति निहित हो, आदेश उचित होगा तो अधीनस्थ उसका पालन करेंगे। आदेश अनुचित होता है तो अधीनस्थ पालन तो करेंगे, क्योंकि कानूनी आदेश है तो पालन तो करना होगा। लेकिन जहां आदेश का पालन 90% होता है और माना कि कोई ऐसा आदेश हो जिसमें अधीनस्थों की सहमति नहीं है, तो फिर वहां आदेश का पालन कितना हो जाएगा, 45%। अब अपन मानते हैं कि जो बड़ा एक कॉमन सा उदाहरण आपको मैं देती हूं। ऑफिस का टाइम कितना बजे का होता है? ऑफिस जितने भी आपके जो सरकारी कार्यालय हैं, तो उनका समय कितने बजे का होता है? तो शायद मेरे ख्याल में ऑफिस का टाइम होता है 10 से 4। माना कोई उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार आ गया, कोई उच्च अधिकारी बहुत ईमानदार आ गया और वो सही मानों में काम करना चाहता है, तो जब तक 10 से 4 है तो भी लोग, मैं तो इसको भी 90% मानती हूँ। सरकारी कार्यालय में आप चले जाओ, यदि 10 बजे का टाइम है कि 10 बजे बाबू को वहां होना चाहिए, अफसर को वहां होना चाहिए, तो आप ये देखोगे 10:30 से पहले कोई नहीं आता। ठीक है, आते भी हैं लेकिन नहीं भी आते 10:30 तक, और उनका कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। अब माना कोई उच्च अधिकारी ऐसा आ जाता है जो ये चाहता है कि भाई 10 बजे आते हैं तो काम नहीं होता, तो अब इसलिए अपन को क्या कर देना चाहिए, 8 से 6 सुबह प्रातः 8 बजे ऑफिस शुरू हो जाएगा और कितने बजे तक चलेगा, 6 बजे तक चलेगा। अब इसमें जो अधीनस्थ हैं
उनकी स्वीकृति होगी क्या? नहीं। तो आदेश का पालन तो उनको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उच्च अधिकारी के द्वारा दिया गया है। माना आपके चूरू जिला में कलेक्टर यह आदेश पारित कर दे कि भाई सरकारी कामकाज पूरा नहीं हो पाता समय के अभाव में, जनता के काम पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि समय का अभाव रहता है। तो इसलिए माना जो कलेक्टर है वो ये कर दे कि टाइम हो जाएगा, सारे जितने भी सरकारी दफ्तर हैं वो सुबह 8 बजे शाम को 6 बजे तक खुलेंगे। तो पहले तो होगा उसका विरोध। पहले तो जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उसका क्या करेंगे? विरोध। लेकिन उच्च अधिकारी का विरोध करके आप कुछ कर तो नहीं सकते, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि क्योंकि अधीनस्थ जो हैं उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, जिंदगी में ये शब्द बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ACCEPT जिंदगी में हर चीज में एक्सेप्टेंस बहुत आवश्यक होती है। जब तक हम किसी बात को मन से एक्सेप्ट नहीं करते तो हम उस कार्य को मन से करते भी नहीं, चाहे वो परिवार का उत्तरदायित्व हो, चाहे वो समाज का उत्तरदायित्व हो, चाहे वो कोई भी उत्तरदायित्व हो। काम तभी पूरा होता है जब हम उसको अपनी सोल से, अपनी आत्मा से एक्सेप्ट करते हैं, तभी काम पूर्ण होता है। तो इसलिए अब मैं यहां जो उदाहरण आपको दे रही हूं कि जो अधीनस्थ है वो 8 से 6 के लिए सहमत तो नहीं है, लेकिन अब क्या करेंगे? तो इसलिए ये है कि 8 की जगह तो टाइम हो जाएगा 9 और 6 की जगह टाइम हो जाएगा 4:30। ऑफिस के परिसर में घूमते रहेंगे, काम नहीं करेंगे 8 से 6। तो इसलिए जो यथार्थवादी दृष्टिकोण है सत्ता का, जो यथार्थवादी लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि सत्ता का वास्तविक आधार सहमति, स्वीकृति और अनुनय है। जब तक सत्ता के साथ सहमति नहीं जुड़ती है तो सत्ता का वास्तविक प्रयोग नहीं हो सकता। व्यवहारवादियों ने उनकी मान्यता है कि दंड पर आधारित सत्ता क्षणिक होती है। जो उच्च अधिकारियों के पास सत्ता होती है तो वो कैसी सत्ता होती है? दंड पर आधारित होती है। हम डरते हैं भाई, आप देखते हो कि यदि आपके कॉलेज में जरूरी हो जाए कि सभी टीचर्स को 10 से 4 बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो प्राचार्य हैं उनको तो बैठना ही पड़ता है। प्राचार्य के अलावा जो लेक्चरर्स सभी को 10 से 4 का स्टे अनिवार्य कर दिया जाए। जब हम नौकरी करते थे तो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं थी। इतनी चिंता रहती थी कि क्लास के टाइम से पहले पहुंचना है, क्लास के टाइम से पहले पहुंचना है। बच्चे आते हैं, बच्चे आते हैं, और जब सारी क्लासेस हो जाती थी उसके बाद भी थोड़ी देर और रुकते थे लाइब्रेरी में, तब किसी आदेश की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब
अब तो रोकने के लिए और सही टाइम पे आने के लिए हर ऑफिस में मैं केवल शिक्षा जगत की बात नहीं कर रही हूं, हर ऑफिस में क्या लगाई जाती है? बायोमेट्रिक। हर ऑफिस में क्या लगाई जाती है? बायोमेट्रिक। कि आप आए तो आप अंगूठा लगाओ और आप जब जाओगे तो अंगूठा लगाओगे। अब ये तो हो नहीं सकता ना कि आप चले जाओ और दूसरा कोई अंगूठा लगा दे, तो बायोमेट्रिक तो एक्सेप्ट नहीं करती, वो तो आप ही के अंगूठे को एक्सेप्ट करेगी। और फिर उसकी जो रिपोर्ट होती है वो पूरी उच्च अधिकारियों को भेजी जाती है। तो इसलिए दंड पर आधारित सत्ता कैसी होती है? क्षणिक। उसका पालन जो भी अधीनस्थ अधिकारी हैं वो कैसे करते हैं? जबरन। और जिस आदेश का पालन ही हम जबरन करते हैं तो वो आदेश का पालन होता भी नहीं है, वो आदेश का पालन होता भी नहीं है। अब सत्ता को ही कल अपन कंप्लीट करेंगे। आप लोग लाइन पे बने रहना।